बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, लाहौर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर जाने वाली जीटी रोड बंद है, कई रोज से बंद है। अवाम परेशान है, ट्रैफिक का पूरा निज़ाम मुअत्तल हो चुका है क्योंकि तहरीक लब्बाइक के कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीराबाद के करीब पहुँचे और हुकूमत वार्न कर रही है, हुकूमत खबरदार कर रही है कि किसी को भी अब रेड लाइन जो मुकर्रर कर दी गई है उसको अबूर करने की इजाज़त नहीं होगी। और ये कहा जा रहा है कि कारकुनान अपने घरों को वापस चले जाएं। हुकूमत मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात आइन और कानून के अंदर ही होंगे। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और कौमी सलामती कमेटी के अरकान ने शिरकत की, जिसके नतीजे में एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि रियासत किसी सूरत भी किसी के सामने हथियार नहीं डालेगी, ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरअमन मुज़ाकरात चाहती है रियासत और पुरअमन मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और ये भी साथ ऐलान कर दिया गया तहरीक लब्बाइक के सरबराह साद रिजवी को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके मुकदमात अदालत के अंदर हैं, इसलिए उनकी रिहाई के हवाले से हुकूमत ने वाज़ेह एक जवाब दे दिया है। वफाकी वज़रा के अगर बयानात देखें इस पूरे इशू के दौरान तो मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ ख्यालात सामने आते रहे, जिसकी वजह से एक इबहाम पैदा हुआ। शेख रशीद अहमद साहब मुज़ाकरात करते रहे, फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ सामने आया। फैसल वाडा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी मुज़ाकरात किए गए, जो वादे किए गए, वो वादे नहीं होने चाहिए थे। और वज़रा ने अपने तौर पर यह मुआहदा भी किया जिस पे जो तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान है वो आज एहतजाज भी कर रही है और जुलूस भी निकाल रही है। ज़रा सुनिएगा फैसल वाडा क्या कह रहे थे। जो मुज़ाकरात किए गए, जो मुआहदा किया गया तहरीक लब्बाइक के साथ, उस पर फैसल वाडा का मौक़िफ़ क्या था। अजीब सूरत हाल है कि फैसल वाडा कहते हैं कि वज़ीर आज़म को पता नहीं था जो मुज़ाकरात हुए, इसलिए कि जो मुज़ाकरात किए गए उनमें जो नुकात तय किए गए वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और वह इस हवाले से अपना एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जो मुज़ाकरात हुए और जो दस्तखत किए गए वो वज़ीर आज़म की मर्जी से किए गए। हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए थे, जो दस्तखत किए थे, हम उस पर कायम हैं। मैंने दस्तखत प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ के किए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वज़ीर आज़म की मर्जी से ये मुआहदा हुआ तो अब इख्तलाफ कहाँ पे है। तहरीक लब्बाइक ये मुतालबा करती है कि जो हमारे साथ मुआहदा किया गया था उसको पूरा किया जाए, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि जो भी बातचीत अब होगी वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए होगी। अगर मुआहदा किया गया था तो क्या वो कानून के दायरे के अंदर मौजूद नहीं है? फिर अगर मुआहदे में जो नुकात तय किए गए थे अगर उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था, रियासत के लिए मुश्किल था, तो फिर ये मुज़ाकरात करके ये मुआहदा क्यों किया गया। अब भी अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, मुज़ाकरात में क्या चीज़ें तय की जाएंगी, और जो माजी में मुआहदा किया गया उसके नुकात पर अमल दरामद के हवाले से अगर हुकूमत की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी, वाज़ेह पैगाम आ चुका कि किसी सूरत भी साद रिजवी को रिहा नहीं किया जाएगा, तो फिर मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि किसी को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेंजर्स की तैनाती भी 60 रोज़ के लिए पंजाब में इसीलिए अमल में लाई गई कि अब रेंजर्स के हवाले से रेंजर्स को तैनात किया जाएगा और यह फैसला कर लिया गया है कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता हुआ मार्च उसको रोक लिया जाएगा। गुजरात या जेलम तक इससे आगे मार्च को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब दोनों तरफ से सब्र व तहम्मुल का एक तकाजा किया जा रहा है। वो लोग जो इस मार्च के अंदर शरीक हैं उनसे भी ये मुतालबा किया जा रहा है, उनसे भी तकाजा किया जा रहा है कि वो अगर पत्थर फेंकेंगे, अगर किसी गाड़ी को जलाएंगे या किसी को मारेंगे, अपने ही मुसलमान भाई को उसका नुकसान पहुंचेगा। और अगर पुलिस की तरफ से कहीं लाठीचार्ज किया जाता है या कोई शख्स जख्मी होता है इस मार्च के अंदर शरीक है तो वो भी अपने ही एक मुसलमान भाई उसका निशाना बनेगा। लेकिन इस वक्त रियासत के लिए सबसे अहम जो मोड़ है, माजी में भी ऐसा होता रहा कि रियासत को चैलेंज किया जाता रहा और रियासत को चैलेंज करने के नतीजे में कई बार सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया कि आज दुनिया हमारी तरफ आवाज़ उठाती है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऐसे गिरोह हैं या ऐसे गिरोह इतने ताकतवर हो चुके हैं जो रियासत को चैलेंज कर लेते हैं, इसलिए इस रियासत को एक जिम्मेदार रियासत नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कभी FATF में पाकिस्तान का नाम ना निकालने की बातें होती हैं, कभी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ता है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा
मुजाहरीन को भी, एहतजाजी मुजाहरीन को भी और हुकूमत को भी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। इस मौजू में बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मुमताज़ आलम दीन अल्लामा हाफिज़ तैर महमूद अशवी साहब, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं मजहबी उमूर के हवाले से। उनसे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगे कि आखिर जो मुआहदा किया गया, इस मुआहदा करने की ज़रूरत क्यों थी अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। फिर वज़रा के बयानात में इख्तलाफात इस हद तक क्यों हैं कि एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा वज़ीर कुछ कहता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ आलम दीन जनाब हाफिज़ तैर महमूद अशवी साहब, वज़ीर आज़म के मशीर हैं मजहबी उमूर के हवाले से। आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आप सब ये बताइएगा कि आज जो इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, उसके बाद से जो एक मौक़िफ़ सामने आया, उससे लग रहा है कि अब हुकूमत की तरफ से कोई लचक दिखाई नहीं देती है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान जीटी रोड पर हैं, पिछले कई रोज़ से जीटी रोड पर हैं। जीटी रोड बंद है और वो इस बात पर मुस्सिर हैं कि वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। इन हालात में क्या होगा? हुकूमत ने क्या तय कर लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि मामलात को अगर मुज़ाकरात से हल करना है तो हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत कह रही है आइए मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो पहले इस मरहले में जो बातचीत हुई थी, उस मरहले में जो चीज़ें तय हुई उनमें यह भी था कि ये अपनी जगह वापस जाएंगे, रोड खोल देंगे और अवाम को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये हर 6 माह बाद, हर 2 माह बाद, हर 3 माह के बाद, मलिक साहब मुझे भी 36 साल हो गए हैं, आप भी माशाल्लाह सहाफत करते हैं, आपको तवील अरसा हो गया है। मुझे आप ये बताइए कि क्या इस मुल्क के अंदर कोई और जमात ऐसी है या तंजीम ऐसी है जिसने इस तरह का मामला किया हो कि हर 3 माह के बाद 2-4 लाशें उठे, खा वो उनकी कारकुन हो या पुलिस वाले हों या इंतजामिया के लोग हों? ये हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं? लेकिन हाफिज साहब, लेकिन वो जो मुतालबा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कहीं गुस्ताखी की जाती है उसके खिलाफ एहतजाज करने निकले हैं। हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का सिर्फ मुतालबा इसलिए कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो रियासत मदीना की बात करते हैं, अभी भी उम्रा करके वापस लौटे हैं। ये मुतालबा कोई नाजायज़ तो नहीं है? पहली बात तो यह है मलिक साहब, फ्रांस का सफीर है ही नहीं तो निकालेंगे किसको आप? फ्रांस का सफीर तो पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान का सफीर फ्रांस में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आखिरी इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे रमजान में, उसमें भी लाशें गिरी थी, उसमें भी पुलिस वाले शहीद हुए, इनके कारकुन भी जो हैं उसमें जो बेचारे आमतुन्नास के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आते हैं। मैं आज आपके जरिए सवाल करना चाहता हूं, क्या आप आशिक़े रसूल नहीं है? क्या इमरान खान आशिक़े रसूल नहीं है? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और अकीदा खत्म नबूवत के चौकीदार नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर रहने वाला हर मुसलमान और 1 अरब 60 करोड़ मुसलमानों में से कोई है जो ये कहे कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के ऊपर बकवास करे या उनके खाके बनाए, उससे किसी को हमदर्दी हो सकती है? क्या ये जो बाकी पूरी जमातें हैं, इस मुल्क की बड़ी बड़ी दीनी जमातें हैं, वो सारी की सारी जो है वो उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का कोई ताल्लुक नहीं है? ये क्या बात हुई? यानी आप ये कहते हैं कि सिर्फ आप चंद हजार या चंद 100 लोग जो हैं वो आशिक़े रसूल हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, बाकी किसी को नहीं है। वो इमरान खान जो मदीना मुनव्वरा की सरजमीन के ऊपर जो है जूता नहीं पहनता, जिसने तारीख में पहली मर्तबा, पूरी यूएनओ की तारीख में पहली मर्तबा वो शख्स है जाके खड़ा हुआ यूएनओ में और उसने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का आलमी कानून दे दो। मैं मलिक साहब, मैंने अपनी कब्र में जाना है और मैं फख्र से ये कह सकता हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजा तहर पे मुझे मुतअद्दिद मर्तबा अकेले हाजिरी का शरफ मिला है। अभी 27 रमजान को खान साहब के साथ हमें हुजरा अम्मा आयशा के अंदर जाके सलाम पढ़ने का शरफ मिला है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं,
मैंने 27 रमजान की रात को जब 57 इस्लामी मुल्कों के सरबराह या उनके नुमाइंदे मक्का मुकरमा में बैतुल्ला के जवार में बैठे हुए थे, इमरान खान को जो वजारत खारजा ने तकरीर दी थी उसने एक साइड पे रखी और उसने कहा मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, मैं आज यहां मक्का मुकरमा में बैतुल्ला के जवार में आपसे कहता हूं कि आओ आलमी सतह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का कानून बनवाए, आओ इसके लिए मुश्तरका मेहनत करें। और फिर पाकिस्तान है जिसकी करारदाद के ऊपर 56 OIC ने उस करारदाद को मंजूर किया कि UNO से इस पर कानून साजी करवाई जाए। क्या हाफिज साहब, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, हम इमरान खान साहब के नाकदीन में शुमार होते हैं, लेकिन उनकी इस हवाले से किसी नीयत पर कभी हम शक का इजहार नहीं करते। हम सारे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सवाल यह है कि लेकिन ये आखिर मामला बिगड़ा कैसे, आखिर क्यों तहरीक लब्बाइक को हर कुछ अरसे बाद निकलना पड़ता है, मामला है क्या? देखिए मलक साहब, आखिरी जो रमजान में बातचीत हुई थी मैं उन मुज़ाकरात में मौजूद था। मेरी ये राय थी, जब ये करारदाद पर डेडलॉक था तो मेरी ये राय थी कि इस करारदाद को प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर PTI का कोई जो है मेंबर ले आए और वो करारदाद आ गई और उस करारदाद को असेंबली में ले आए। ये इनसे उस वक्त बात हुई कि हम करारदाद पेश कर देंगे, करारदाद मंजूर करवाना या ना होना ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये तो असेंबली के मेंबरान का इख्तियार है। फिर जब इस वक्त फ्रांस का सफीर ही पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान का सफीर ही फ्रांस में नहीं है तो बात तो खत्म हो गई। और फिर ये खुद भी कह रहे हैं अब अगर मामला कारकुनों की रिहाई का है, अब अगर मामला साद रिजवी साहब की रिहाई का है तो वो अदालत जाने और ये जाने। लेकिन मुझे आप बताइए ये जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो कहते हैं अदालतों से उनकी रिहाई के अहकाम जारी होते हैं, हुकूमत रिहा नहीं करती। नहीं, मैं समझता हूं कि अदालतें हमारे मुल्क की बड़ी पावरफुल है। हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि अगर कहीं से कोई मामला होता है वो जाए अपील करे जिस तरह बाकी कानून का निजाम है। लेकिन मेरा सवाल मलिक साहब इससे बिल्कुल हटके है। मैं आज आपके जरिए पूछना चाहता हूं, ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो बेचारे जख्मी हैं सैकड़ों की तादाद में, और ये जो शहीद हुए खा इनके कारकुन भी जख्मी हों, इनका मुजरिम कौन है, इनका जिम्मेदार कौन है, इस खून का जिम्मेदार कौन है? क्या अल्लाह गया हमने जवाब नहीं देना? क्या अल्लाह गया सिर्फ इमरान खान ने जवाब देना है? आपने जवाब नहीं देना है। आपका मतलब है कि आपने एक नाम ले लिया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं और आपको उसके बाद हर चीज का परमिट मिल गया है कि आप लोगों की जानों से खेले, आप इमलाक से खेले। आप देखें क्या तबाही हुई है। मुझे बताएं, वो मुसलमान जो गाड़ी पे जा रहा था उसकी फैमिली साथ थी, उसकी गाड़ी को तबाह कर दिया गया, उसको मारा गया। क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने इन उम्मतियों के लिए नहीं पूछेंगे जो बेगुनाह बेचारे जो हैं, ना कारोबार चल रहा है, स्कूल बंद, अस्पताल बंद, एम्बुलेंसों में लोग हैं, ये कौन सा एहतजाज है? आपने एहतजाज करना है, आप मुहज़्ज़ब अंदाज इख्तियार करें, आप किसी ग्राउंड में बैठ जाएं, किसी पार्क में बैठ जाएं, किसी मैदान में बैठ जाएं। आपने तबाही उतार दी है। हर 3 महीने के बाद आप निकलते हैं, लाशें गिराते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं कहता हूं बरेलवी उलमा जो है, बरेलवी मकतबा फिक्र के उलमा, देवबंदी मकतबा फिक्र के उलमा, अहले हदीस मकतबा फिक्र के उलमा, जय्यद उलमाए किराम का एक बोर्ड बनाओ और मुझे कहीं से ये फतवा ला दो कि इस तरह बेगुनाह इंसानों का जो कत्लेआम होता है, इस तरह जो लोग जख्मी होते हैं, सलामती के इदारों को नुकसान पहुंचता है, पुलिस को नुकसान पहुंचता है, रेंजर को नुकसान पहुंचता है, क्या ये शरन जायज है? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि क्या इन कारकुनों को ये बता के कि जनाब यहां पर तो पता नहीं किसकी हुकूमत आ गई है। अगर मैं ये आज कहना चाहता हूं मलिक साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला आएगा, अकीदा खत्म नबूवत का मामला आएगा, पहले गोली मैं खाऊंगा, हम खाएंगे, हम इनसे बड़े आशिक रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सीरत तय्यबा में कहाँ लिखा है कि अपने मुसलमान भाइयों को जो है डंडे मार मार के मार दो, अपने मुसलमान भाइयों के कारोबार तबाह कर दो, बच्चों को बाहर न निकलने दो? खुदा का वास्ता है, दुनिया मजाक उड़ा रही है। फ्रांस आज बड़ा खुश है, वो देख रहा है कि खाके वहां बने थे और फ्रांस का सदर इमरान खान के बारे में क्या लिखता है,
जरा वो उसके ट्विटर पे जाके देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फ्रांस के सदर को किसी से तकलीफ पहुंची तो वो इमरान खान था, वो पाकिस्तान की हुकूमत थी। आज वो बड़े खुश हैं कि वाह ये हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले जो अपने भाइयों का खून बहा रहे हैं। लेकिन हम सब इस खून खराबे से बचाने के लिए कोई इक़दाम किए नहीं जा सकते? इस खून खराबे से बचने के लिए फिर से मुज़ाकरात कर लिए जाएं, पुरअमन तरीके से लोग घरों को वापस चले जाएं। मैं मलिक साहब आपसे कहता हूं कि जो जायज बात है, जो जायज बात है, हुकूमत उस जायज बात को मानने के लिए भी तैयार है, बात करने के लिए भी तैयार है, बात हो भी रही है। लेकिन अगर आपने ये रवैया अपना लेना है कि जी कोई, आप जरा जाए ना ट्विटर और फेसबुक पे इनके कारकुनों की तरफ से देखें, क्या हमारी माएं बहनें बेटियां नहीं है? क्या जो जुबान इस्तेमाल की जाती है, क्या दीन ये कहता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, और दूसरी जगह फरमाया मन सलिम अन्नास, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान और इंसान महफूज रहे। क्या सीरत तय्यबा ये है? क्या हम गुस्ताखे रसूल है? क्या हम जो है नमूसे रिसालत के ऊपर कुर्बान? हम इनसे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर मलिक साहब जाके यूरोपीय यूनियन से लेकर बरतानिया तक हर जगह अकीदा खत्म नबूवत का जो मुकदमा लड़ा है, जाइए जाके मुनकरीन खत्म नबूवत की वेबसाइटों पे देखिए कि क्या शोर बरपा होता है, उनको क्या तकलीफ होती है। कि इमरान खान आज जब खड़ा होकर यूएनओ में कह रहा है, आज ये जो सीरत अथॉरिटी बनाई, ये सीरत अथॉरिटी का मकसद क्या है? अल्लाह की कसम इमरान खान का मकसद यह, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, मैंने अपनी कब्र में जाना है, इमरान खान साहब की कब्र में नहीं जाना। और आपको यह मालूम है कि जब खान साहब भी धरने पर गए थे और इस तरह के, तो हम उस वक्त भी कह रहे थे ये तरीका ठीक नहीं है। मैं उन लोगों में से हूं जो उनके सामने भी सच कहता हूं और कहने का हौसला है। इमरान खान ने सीरत अथॉरिटी इसलिए कायम की कि यार हम दुनिया को बताएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हम इस मुकदमे को आलमी सतह पे लड़ें। और अभी रियाज के अंदर, मैं रियाज में वो बैठे थे तो कह रहे थे कि यार दुनिया इस्लाम के अहम तरीन उलमा को हम जमा करें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को लेके इस्लामिक फोबिया और इन सारे मामलात पे आगे चलें। और आप चंद दिन बाद निकलते हैं, आज हिंदुस्तान खुश है, आज वो सारे आखिरी बात बता दीजिएगा, इस्लामाबाद नहीं जाने देंगे, ये हतमी फैसला है? देखिए सर, ये तो वजीर दाखिला साहब बता सकते हैं और वजीर दाखिला इस बारे में जो भी है पॉलिसी देंगे। मैं दीन के एक अदना तालिब इल्म होने के नाते हाथ जोड़ के इन हजरात से कहना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता है, आज से मलिक साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। 2 साल पहले सहाफती दुनिया के एक बहुत बड़ी शख्सियत ने मुझे बताया था कि हाफिज साहब पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे कि अवाम कहे कि यार ये क्या है, रोज नमूसे रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत के नाम पर जो है यरगमाल बनाया जाता है, ये क्या है? और अवाम के अंदर इतनी नफरत आ जाए कि यार ये मौलवी तो रोज ही ये काम करते हैं कि जब हकीकी तौर पे कभी कोई डाका डाले तो कोई आपकी बात ना सुने। खुदा की कसम मुझे डर है इस बात का कि जिस तरफ लोगों आ जाए पब्लिक में जाके बात तो कीजिए। आज मैंने एक दुकानदार बेचारे छोटी दुकान वाले गुजरा वाले का वो देखा इंटरव्यू चल रहा है, वो रो रहा है कि मेरी दुकान लूट के ले गए हैं, कोई रो रहा है मेरा पेट्रोल पंप लूट के ले गए हैं। क्या ये किरदार हम दुनिया को दिखा रहे हैं? इंडिया भी खुश है, इसराइल भी खुश है, खाके बनाने वाले भी खुश है, और एक दूसरे के गिरेबान में हमने हाथ डाले हुए हैं। पुलिस वाला शहीद हो या रसूलुल्लाह कहते हुए कोई नौजवान शहीद हो, वो मेरा है, वो मुसलमान है, वो पाकिस्तानी है। दोनों मुसलमान, दोनों की जानों को बचाने की हमें कोशिश करें। हाफिज तैयब मुबैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे क्रिकेट के मैदानों की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम कैसे मैच खेला गया, पाकिस्तान की कारकर्दगी, इसका भी जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल कामयाबियां हासिल करती चली जा रही है। न्यूजीलैंड और भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को भी आज शिकस्त देने में कामयाब हुई। आसफ अली ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस बात पे हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल साहब, टेस्ट क्रिकेटर हैं। कामरान अकमल साहब, आज का मैच कैसा रहा? पाकिस्तानी टीम जीत चुकी, पूरे पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। मुसलसल कामयाबियां, खुशखबरियां ही खुशखबरियां। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अफगानिस्तान ने जितना टफ टाइम दिया, मेरे ख्याल से इतना इंडिया और न्यूजीलैंड ने नहीं दिया जितना अफगानिस्तान ने टफ टाइम दिया। और अच्छी क्रिकेट खेली है, क्रेडिट देना चाहिए। एसोसिएट मेंबर जो है वो इतना टफ टाइम दे रही है, तो अच्छी जीत है, बहुत जबरदस्त जीत है। और जैसे 2 ओवरों में 24 रन चाहिए था, आसिफ अली ने जैसे एक ही ओवर में खत्म कर दिया। जो उसका रोल है बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है। और अच्छी क्रिकेट, पूरी टीम को मुबारकबाद, पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि डे बाय डे बेहतर क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। और अफगानिस्तान ने जैसे फाइट की है, जैसे आउट हो गए थे पावर प्ले में, 4 विकेटें गिर गई थी, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा टोटल किया 147 रन का। तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी करैक्टर शो किया कि क्रिकेट आउट भी हो जाए तो एक अच्छा टोटल कर ले, अच्छी बैटिंग कर ले, 1-2 बैट्समैन कर ले 30-35, तो ऑटोमेटिकली फाइटिंग स्कोर हो जाता है। तो यही चीज नजर आई है। फिर बॉलिंग में थोड़ा सा तीनों स्पिनरों ने डोमिनेट किया, उनकी बॉलिंग जैसे थी, मेरे ख्याल से अपनी बॉलिंग की वजह से वो हारे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने इंडिया को और न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, इसमें जरा पाकिस्तानी शायकीन थोड़े से डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये क्या वजह है? अफगानिस्तान की टीम तो बड़ी उन टीमों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। नहीं सर, टीम उनकी भी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है। और क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को, इमाद वसीम को और शहीन को, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। पावर प्ले में जैसे 4 आउट किए हैं नसरुल्लाह भाई, उनके तो बैट्समैन ऐसे हैं जो आउट हुए हैं 4। अगर वो पावर प्ले निकाल जाते हैं ना, तो उन्होंने हमारे बॉलरों को ऐसे मारना था जैसे कोई चोर नहीं पकड़ लेता, ऐसे वो बैट्समैन है। तो इसलिए डरे हुए थे, क्योंकि वो बड़ी डेंजरस टीम है, अच्छे बैट्समैन है, बड़ा एक यूनिटी के साथ हम में खेलते हैं। आप देखेंगे इनके साथ 4 मैच खेलने, चारों के चारों आखिरी ओवर तक गए हैं। इन्होंने फाइट किया, गिव अप नहीं करते, ये बड़ी अच्छी चीज है। सिर्फ उन्होंने मार खाई है अपनी, जो टॉप ऑर्डर में जल्दी 4 आउट हो गए थे। फिर बॉलिंग में मीडियम पेसर थे उनके पास, ऐसा बॉलर आसिफ अली के सामने लगा हो, वो 4 क्या 6 छक्के भी मार देगा उसको। 148 मुश्किल टारगेट था, क्या लगता है आपको? विकेट को आप देखें, उनकी बॉलिंग को देखें पाकिस्तान की। नहीं देखिए नसरुल्लाह भाई, 148 टारगेट हमारी टीम को और अर्ली कर लेना चाहिए। और जैसे बाबर आजम ने 50 किया, वो मैच खत्म करके जाना चाहिए, 3-4 ओवर पहले खत्म करना चाहिए। हमारी रेपुटेशन और अच्छी होगी, बाकी टीमों के खिलाफ हम लोग खेलेंगे। जैसे हम, अल्लाह का शुक्र है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए हुए हैं, तो वो एक और डिफरेंट सिनेरियो है। फिर डिफरेंट प्रेशर भी होता है कि ये टीम 15 ओवर 16 ओवर में 150 चेज कर रही है, 140 50 के करीब, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती है और कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये है कि जीत है, इससे भी कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन आज का मैच बड़ा जबरदस्त हुआ है, जबरदस्त क्रिकेट खेली है, जबरदस्त बॉलिंग की है बॉलर्स ने, पाकिस्तान की टीम ने। ओवरऑल तीनों शोबों में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त है सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए। ये पाकिस्तानी टीम का मोराल बूस्ट करेगा ये बात? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले दिन ही कहा था, जब इंडिया से जीते थे उस वक्त ही कहा था ये अब टीम अनबीटन रहेगी, इंशाल्लाह ट्रॉफी लिफ्ट करेगी। और इसमें फुल क्रेडिट जाता है बाबर आजम को, जैसे लीड कर रहा है। उसके बाद जैसे टीम मैनेजमेंट है, नई टीम मैनेजमेंट है, इतना इजी नहीं होता टीम मैनेजमेंट के लिए, एनवायरमेंट वैसा करना, मोटिवेट करना, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना। लेकिन टीम मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाना चाहिए, मैथ्यू हेडन को, फ्लेंडर को, रमीज राजा साहब को भी क्रेडिट दे रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। जी बिल्कुल, उनको भी देना चाहिए। जैसे वो आए हैं, जितना वो एक्टिव हुए हैं, उन्होंने कई बंदे आपने देखा होगा कि जो इतनी हैवी सैलरी ले रहे थे उनको फारिग किया, हर जगह वो नजर आ रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए जो भी किया, मेरे ख्याल से बहुत बेहतर किया। और पाकिस्तान टीम वैसे ही डिलीवर भी करी। वो देखे, एक कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है। जब आप टीम मैनेजमेंट 1-2 लड़कों को सिर्फ देखे, बाकी लड़कों को सुतेले वाला हिसाब करे, तो फिर वो टीम उठती नहीं है, कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। तो मेरे ख्याल से पहली मैनेजमेंट से यही शिकायत थी लड़कों को, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो अब देखिए, इतने बड़े टूर्नामेंट में यही टीम है, इससे पहले 3-4 साल उन्होंने, यही टीम ने मार खाई है। ये टीम उन्हीं टीमों को मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि एनवायरमेंट, ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर हुआ हुआ, लड़कों को सबको एक जैसा समझ रहे हैं, तो इसलिए डिलीवर कर रहे हैं। अगर आज की मैच को देखा जाए और फिर अफगानिस्तान की टीम को भी देखा जाए,
इमर्जिंग टीम लगती है आपको अफगानिस्तान की टीम आने वाले सालों में एक मजबूत टीम अफगानिस्तान की टीम बनने जा रही है? ये बिल्कुल बनने जा रही है नसरुल्लाह भाई, ये बनी हुई है टीम है। तो सुपर 8 में वो रहे हैं, क्वालिफाई राउंड नहीं खेले, तो इनमें एबिलिटी है, सिर्फ गेम अवेयरनेस इनके पास कोई ऐसे प्लेयर्स आ जाए मैच्योर वाले जो इनिंग्स बना सके, जैसे आउट हो जाते हैं, ऊपर से इनके पास पावर हिटिंग वाले हैं, जैसे हमारे पास शुएब मलिक है या बाबर आजम जैसे प्लेयर्स इनके पास आ जाए जो इनिंग्स बना सके, टेम्परामेंट दिखाएं, टेक्निक दिखाएं, तो ये बड़ी डेंजरस टीम होगी। दूसरा, इनके पास फास्ट बॉलर्स आ जाए, इनके ड्रेसिंग रूम में दौलत जादरान बैठा हुआ तेज है, वैसे बॉलर्स आ जाएंगे तो इनके जैसे स्पिनर्स हैं इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स, फास्ट बॉलिंग में भी आ जाएंगे, तो अगले 2-4 सालों में तो ये बहुत डेंजरस टीम हो जाएगी तीनों फॉर्मेट में। लेकिन अगर देखा जाए कामरान अकबर साहब, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, ज़्यादा जज्बाती लोग होते हैं शायकीन, ख़ासतौर पर उनकी अगर हम बात करें, लेकिन अफगानिस्तान के साथ मैच के बाद अफगान शायकीन की तरफ से ऐसे छोटे मोटे वाक़यात, लड़ाई झगड़े के होना, ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं? हालांकि टेंशन तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के माबैन होती है, अफगान शायकीन बड़े जज्बाती हो जाते हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से मैसेज ठीक नहीं है दोनों साइडों पे। अगर कोई भी गलत है जो ऐसी चीजें कह रहा है, सबसे बड़ी क्रिकेट की जंग है वो इंडिया पाकिस्तान की है, मैच दुनिया में देखा जाता है। आप क्राउड देखे कितना पोलाइट होता है, और क्या वो क्या नाम है मैसेज दुनिया को देते हैं जब वो इकट्ठे आते हैं जाते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं होती। तो मेरे ख्याल से वो हम लोग ऐसे एक दूसरे को इतना प्यार मोहब्बत करते हैं, क्राउड जब मैच होता है ठीक है, जब ग्राउंड में आ जाते हैं तो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, हर बंदा करता है। मैं भी यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी हूँ, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, स्टेडियम में जाऊंगा तो अपनी टीम को करूंगा। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के जो क्राउड है वो उस वक्त सिनेरियो और कुछ था, 2019 के वर्ल्ड कप में भी इतनी वो आपको पता कि क्राउड में इतनी लड़ाइयाँ हुई, इमेज अच्छा नहीं गया दोनों साइडों का। तो मेरे ख्याल से ये चीजें कंट्रोल होनी चाहिए, ऐसी चीजें मेरे ख्याल से मैसेज अच्छा कन्वे नहीं करते दुनिया को। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा पीस मैसेज दिया इंडिया और पाकिस्तान की आवाम ने। जो मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, कोई छोटा मैच नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्राउड को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हसन अली की आज कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं? देखिए, स्ट्रगल कर रहा है हसन अली नसरुल्लाह भाई, पहले 2 मैचेस में भी किया, इस मैचेस में भी कि आज भी किया उसने, लेकिन ब्रेक थ्रू दे रहा है। मेन बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर है, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार पड़ेगी किसी एक को, कोई भी हो बॉलर, लेकिन वो हमारा मैच विनर है। जब टाइम आएगा, जब प्रेशर आएगा, जिसकी जरूरत होगी, बाकी शाहीन, हारिस रऊफ अच्छा कर रहा है, इमाद कर रहा है, शदाब कर रहा है, तो 5 में से एक तो होगा। लेकिन ये आने वाले मैचेस में यही बॉलर मैच विनर होगा, इतनी एबिलिटी है, इतना जबरदस्त फास्ट बॉलर है हमारा। कुछ तजियाकार कोचिंग को बड़ा क्रेडिट देते हैं कि कोचिंग में तब्दीलियों से, नए कोचेस से पाकिस्तानी टीम का जो पूरा स्टाइल है वो तब्दील हुआ है। देखिए, बिल्कुल स्टाइल चेंज हुआ है। देखो, मैंने पहले भी कहा नसरुल्लाह भाई, ड्रेसिंग रूम का माहौल रिलैक्स रखना बड़ा जरूरी होता है। पहले कोचेस मैंने कहा ना, 1 से 2 लड़कों को पकड़ लेते थे, उनको ही सिर्फ पुश करते थे, बाकी लड़कों को वो समझते कुछ नहीं थे। वो समझते थे कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए हुए हैं। देखिए, फादर फिगर होते हैं कोचेस, जो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, सबको एक जैसा लेके चल रहे होते हैं। तो इन कोचेस का यही है कि ये टॉप के प्लेयर हैं, इनका ड्रेसिंग रूम ऐसे ही होता है, चाहे परफॉर्म कोई करे या ना करे, ये एक जैसा रहते हैं, एक जैसा ट्रीट करते हैं सबको। तो यही खासियत रही है इनकी कि इन्होंने टीम को कॉन्फिडेंस दिया। फिर अंदर बाबर जैसे लीड कर रहा है, वो जबरदस्त लीड कर रहा है, और सकलान भाई को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है क्योंकि 3-4 साल उन्होंने इंग्लैंड में कोचिंग की है, वो कल्चर से सारा पता है उनको, वही डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनल अगर आपसे पूछना चाहूँ कि अफगानिस्तान की टीम शुरू में दबाव में थी, फिर ये दबाव कम हुआ, इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, इसकी वजह यही है कि मैं समझता हूँ कि अगर वो बॉलिंग करते तो ज्यादा बेहतर होना था और ग्रिप होना था, स्पिनर्स को और हेल्प मिलनी थी, मीडियम पेसर को और हेल्प मिलनी थी। तो यही एक डिसीजन मेरे ख्याल से उनका हुआ है, बैकफायर हुआ है, लेकिन स्टिल उन्होंने बड़ी फाइट की है। उन्होंने अपनी टीम को देख के पहले बैटिंग की है, टारगेट सेट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 20 से 25 रन कम हुए क्योंकि 4 विकेटें पावर प्ले में आउट हो गई थी उस वजह से। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। नबी ने, नजीबुल्लाह ने, गुलबदीन ने जैसे बैटिंग की है, जिसकी वजह से फाइटिंग टोटल हुआ और 19वें ओवर तक गया। अगर आसिफ अली के 4 छक्के ना लगते तो शायद आसिफ अली की जगह कोई भी होता तो ये स्कोर करना मुश्किल हो जाना था उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। कामरान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।